बट वो कहते ना साहब कि अगर कोई कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, या वो झूठ कहता है या फिर वो गोरखा है। जब मैं पोस्ट से निकाला करीब 12:30 बजे के आसपास मेरे बाएं साइड से कुछ चलने की आवाज़ आई। तो मैंने आवाज़ को सुना, लेकिन आवाज़ का कुछ पता नहीं लगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। मैंने बिल्कुल दायां बायां देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने बिल्कुल चुपचाप से सुनते रहा, आवाज़ कंटिन्यू हुई। तो फिर मैं पत्थरों के आड़ लेके मैं फिर धीरे धीरे रेंगते हुए थोड़ा आगे चला। उसी समय मेरा 15 लगभग करीब 15 मीटर के आगे 3 आतंकवादी दिखाई दिया। थोड़ा 1-2 मिनट के बाद फिर क्या है, जो बाकी जो पीछे कितना टेररिस्ट था, कितना आतंकवादी था हमने देखा नहीं, लेकिन हमारे ऊपर भी क्या है फायर आ गया। सामने मिलिटेंट दिखता है तो आप अपने राइफल से मारना चाहेंगे या आप अपने खुबरी निकाल के मारना चाहेंगे? हम उसके राइफल को प्रयोग नहीं करते हैं। हम अपने जातीय हथियार जो हमारे पास जो खुखरी होता है, हाँ। उसी का प्रयोग करते हैं। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज हम बहुत गर्व और सम्मान के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सैनिक से जिनकी वीरता किसी भी शब्दों की मोहताज नहीं है। सूबेदार तेज बहादुर गुरुंग, शौर्य चक्र फ्रॉम 1st बटालियन 5th गोरखा राइफल से। सेंट्रल नेपाल से आने वाले सूबेदार गुरुंग ने अक्टूबर 2000 में भारतीय फौज ज्वाइन करी, अपने गांव में छुट्टी पर आए हुए फौजियों से प्रेरणा लेकर, और फिर खुद अपना एक ऐसा इतिहास रच दिया जो भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने 15 राष्ट्रीय राइफल के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबसे कठिन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन एरिया में ड्यूटी की, 12,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर, एक्सट्रीम वेदर, बर्फ और अंधेरे में, जहां हर कदम पर जान का खतरा होता है। एक हाई रिस्क नाइट एम्बुश के दौरान फैंस के आगे सिर्फ एक बड़ी के साथ डिप्लॉयड होते हैं। नियर जीरो विजिबिलिटी में उन्होंने टेररिस्ट मूवमेंट डिटेक्ट किया। अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, साहस और निश्चय के साथ उन्होंने बिल्कुल क्लोज रेंज में इन्फिल्ट्रेटर्स को एंगेज किया और 2 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट को वहीं पर न्यूट्रलाइज किया। उनसे काफ़ी मात्रा में एम्यूनिशन, ग्रेनेड्स, GPS, AK-47 और वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर भी किए गए, और इसी अद्भुत वीरता के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। लेकिन ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है गोरखा वॉरियर कल्चर की, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, अनवेवरिंग लॉयल्टी और खुकरी की, जो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सो लेट्स कम एंड जॉइन सूबेदार तेज बहादुर गुरुंग, शौर्य चक्र। जय हिंद साहब, और स्वागत है आपका मॉन्क्स एंड वॉरियर्स हमारे चैनल पर। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 51 GR के एक जेशो साहब, शौर्य चक्र विजेता, हमारे इस चैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं। और आप खुद गोरखा रेजिमेंट में हैं, गोरखा हैं, सेंट्रल नेपाल के रहने वाले हैं, तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, आपके ऑपरेशंस के बारे में भी। ठीक है साहब, जय साहब। मैं आप लोग का चैनल को देखते रहता था। आप लोग को जो चैनल देखते मुझे बहुत खुश हुआ है, जो कि आज मुझे इस जगह में आके अपना जो इतिहास के बारे में जो बोलने के मौका मिला, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद साहब। तो सब शुरू करते हैं। आपके रेजिमेंट के बारे में कुछ बताइए साहब। जी साहब। 1 GR क्या है? और बहुत लोगों को जैसे कि पता नहीं है, उनको लगता है ये 1 2 3 4 क्या है। तो ये तो गोरखा का पूरा रेजिमेंट है। 1 GR एक अलग रेजिमेंट है, 4 GR अलग रेजिमेंट है कि नहीं? जी साहब। तो 1 GR के बारे में बताइए। आपकी यूनिट जैसे कि साहब 5th बटालियन है, 1st गोरखा राइफल्स जी की। साहब। तो 1st गोरखा राइफल्स के बारे में हमारा जो फर्स्ट गोरखा राइफल था, जो ब्रिटिश के आज़ाद के टाइम में 1815 में जब अरेंज हुआ था, उस टाइम में जब भारत
और पाकिस्तान का जब आज़ाद हुआ था उस टाइम में हमारा कुछ पलटन मतलब जीआर ब्रिटिश आर्मी में चले गए और कुछ इंडियन आर्मी में रह गया, जिसमें 1 जीआर, 3 जीआर, 4 जीआर, 5 जीआर और 8 जीआर, 9 जीआर और 10 जीआर और 11 जीआर ये हमारा इंडियन के अंदर है। और जो बाकी 2 जीआर और 6 जीआर, 7 जीआर ये ब्रिटिश के अधीन में है अभी। जो कि हमारा जो 1 जीआर है जो 18 से 15 में जो हिमाचल प्रदेश में अरेस्ट हुआ था, उसी में से एक हमारा 1 जीआर है। मैं 5 जीआर से हूँ और 5 जीआर हमारा 1 जनवरी 1965 में अरेस्ट हुआ था। 1965 में ओके 1965 में। तो आपने अपना गोल्डन जुबली मना लिया साहब। हाँ साहब, 1971 में और ईस्ट पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के मौका मिला। इस हमले में हमारे यूनिट ने कई जगह में हमला किया, जैसे कि संतोषपुर, ब्रिचौट, दर्शना और कई जगह में हमला किया। इस दौरान हमारा छोटी अवधि में हमारा पलटन ने बहुत बहादुरी दिखाई दी। इस बहादुर के साथ साथ आज इस हमारा बलिदान और वीरता के सम्मान के रूप में हम 4 दिसंबर को हर अपना दर्शना डे मनाता है और ये हमें अभी मनाते आ रहे हैं। बैटल ऑनर मिला, बैटल ऑनर दर्शना। बहुत बढ़िया साहब। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स समझ जाएंगे कि एक गोरखा यूनिट के अंदर ज़्यादातर आप लोग गोरखाली में बात करते हैं और हिंदी आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है, बट बहुत लोग आपको इसकी वजह से ही पसंद करेंगे। और हमारे बड़े सारे फैन इवन नेपाल में हैं, वो नेपाल से देखते नेपाल हैं। में बहुत सारे लोग देखते हैं हमको। तो सब अभी आपका शुरू करते हैं कि आप कहाँ से हैं और आप फौज के अंदर क्या नेचुरली आ गए या कहीं कुछ हुआ जब आपको लगा कि फौज में आना चाहिए? आप फौज के अंदर कैसे आए? मैं फौज के अंदर जब मैं हमारा गांव में जब हमारा भैया लोग जो छुट्टी आते समय मैं वर्दी में आता था, मैं उनको देख के मुझे बहुत हौसला बढ़ा कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी देश के लिए कुछ रक्षा करूं। इस हौसला से मैं 1 अक्टूबर 2000 में सेना में भर्ती हुआ। अच्छा, और कहाँ गए हुए आपकी भर्ती? और उस भर्ती के दौरान हमने मुझे 14 जीटीसी में ट्रेनिंग किया और 14 जीटीसी में 1 साल के ट्रेनिंग के बाद मुझे 5 जीआर में पोस्टर किया, जो कि मैं अभी 5 जीआर से संबंधित हूँ। बहुत बढ़िया। तो साहब अभी आते हैं आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है आपकी पूरी फौजी लाइफ का, जिसमें आपको शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये ऑपरेशन आपने 15 आरआर के साथ किया। जी सर। तो कब आपकी 15 आरआर पोस्टिंग आई, किस समय? आसाम के मतलब आसाम के मिसामारी में पोस्ट था, वहीं से मुझे 15 आरआर के लिए पोस्टिंग भेज दिया। तो मैं सबसे पहले 15 आरआर में गया। किस साल में साहब? 2010 में। जब मैं 15 आरआर में गया, वहाँ 15 आरआर में रिपोर्ट करने के बाद वहाँ मुझे 1 महीने का पीआईटी का ट्रेनिंग कराया। पीआईटी को प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं, जो कोर बैटल स्कूल में अलग से होता है, जो भी काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में जाते हैं तो उनका ट्रेनिंग मैं सब व्यूअर्स को भी साथ साथ लेकर के चलता हूँ, इसीलिए उनको बताता रहता हूँ। जी जी ओके। तो उसके बाद आपने पीआईटी ट्रेनिंग की? जैसे 1 महीने का ट्रेनिंग किया, उसके बाद मैं फिर दोबारा अपनी 15 आरआर में जो कि बटन हेडक्वार्टर में चले गया। वहाँ रिपोर्ट करने के बाद मुझे फॉरवर्ड कंपनी में मतलब भेज दिया। फॉरवर्ड में? हाँ, फॉरवर्ड कंपनी में भेज दिया। जब ट्रेनिंग करने के बाद मुझे फिर फॉरवर्ड कंपनी में। तो ये जो फॉरवर्ड कंपनी थी साहब आपकी सीआई में डिप्लॉय थी या एलसी पे डिप्लॉय थी? दोनों रोल में कहाँ थी पीछे? उस टाइम में हमारा कंपनी जो कि बिल्कुल एलसी के साथ सटा हुआ था, हमारा टास्क से वहाँ एलसी में डिप्लॉय होना था। ओके। लाइन ऑफ कंट्रोल? लाइन ऑफ कंट्रोल। जब वहाँ पे जाने के लिए भी हमें कई क्लाइमेटेशन करके जाना पड़ता था। अच्छा, हाई ऑल्टीट्यूड पे था वो? बिल्कुल, हाँ, डायरेक्ट नहीं जा सकता था वहाँ पे। 2-4 दिन या 6 दिन ऐसे करके बिल हम तभी अपनी लोकेशन में पहुँचा था। किस हाइट में थी वैसे? ऐसे तो वो 12 to 14 हज़ार के फीट में, हाइट के फीट में थे सब। ओके। सेकंड स्टेज पे था? जी सर। और उस टाइम में जब हम कंपनी के लिए जब चला था, उस टाइम में हमने रात को 8 बजे निकला था, तो हमें सुबह 6 बजे पहुँचा कंपनी में। अच्छा, पैदल से साहब। उस टाइम में बिल्कुल बर्फ़ था सर। बर्फ़ के टाइम में हमने रात भर अपनी रफ्तार तय किया सर। तो साहब आप जब कंपनी पहुंचे होंगे तो वहाँ जो सीएचएम होंगे, सीनियर जैसे होंगे, कंपनी कमांडर होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि क्या है, किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, कि क्या चीज़ें हैं? क्योंकि आप आसाम से गए, आसाम में तो बिल्कुल अलग है ऑपरेशनल माहौल, है ना? वहाँ टेरेन भी अलग है, वातावरण भी अलग है, वेदर, सब चीज़ें अलग हैं।
और आप 12-13 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए बर्फ़ में, और एलसी पर, तो बिल्कुल चेंज है दोनों चीज़ें। तो आपको क्या बताया उन्होंने? जैसे मैं सुबह 6 बजे करीब मैं कंपनी में पहुंचा, वहाँ सीनियर जिसने हमें सबसे पहले वेलकम किया, स्वागत किया। और उसके बाद हमें क्या है, इसके 1-2 दिन सबसे पहले हमने अपना क्यूआर के बारे में ब्रीफिंग किया, किस तरफ वहाँ पे पेट्रोलिंग करना है और कौन से बंदे आगे फॉरवर्ड में जाना है, वो सारे पहले जाने से पहले ब्रीफिंग करता था। तो जो पेट्रोलिंग करता है उसका अलग टोली होता है, जो फॉरवर्ड एलसी जो कि फेंस से आगे जाना उसका क्या अलग से ब्रीफिंग होता था। उस तरह दौरान हम क्या है, मैं आगे पोस्ट में डिटेल हुआ था, तो वहाँ पे जाने का टाइमिंग होता था शाम को 7 बजे से बिल्कुल आउट होता था। और वहाँ जाने के बाद हम सबसे पहले अपने क्यूआर के बारे में अच्छे से चेक करता था, ताकि रात के समय कोई ऐसा हादसा ना हो। इस तरफ से हम क्या जाने से पहले वहाँ को क्या चेक करता था। तो सब वहाँ पे कैसे इन्फिल्ट्रेशन होती थी, क्या था वहाँ, माहौल कैसा था? माहौल उस टाइम में क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शन का माहौल चल रहा था। कहीं हम सुनते थे कि कहीं जगह से ऐसे खबर मिलता था कि इस जगह से आज इतना बंदे, इतना टेररिस्ट इन्फेक्शन हुआ, घुसपैठ हो गया, और कहीं जगह से ऐसे इतना जोन, इतना बंदे, मतलब यहाँ से इन्फेक्शन हुआ। इस तरफ का माहौल चलते रहता था। और हमारा भी वहाँ से भी बिल्कुल आने का रास्ता बहुत ईजी था साहब, ताकि वहाँ से ज़्यादातर घुसपैठ वहीं से कोशिश करता था। तो कैसे कैसे होता था साहब आपके यहाँ पे? जैसे मैं जब एलसी पे था तो मैं प्रैक्टिस करता रहता था कि शायद ऐसे हो जाए। 1-2 बार मतलब मैंने तो कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, जो फेंस ब्रीचिंग में, कि कभी नीचे से निकलना है, कभी बीच में से निकलना है, कभी ब्लैंक ऊपर से कुछ करना है, क्योंकि आपके पास टाइम उतना ही है कि वो जो पेट्रोल करने वाला है उसके वो निकले और आप क्रॉस कर जाओ। तो आपके यहाँ कैसे होता था वो? वहाँ पे फेंस क्रॉसिंग करने का कोई आइडिया है। कोई ज़मीन के नीचे खोद के भी उस क्रॉस कर सकते हैं। कोई ऐसे कोई कम्बल या कोई ऐसा हार्ड चीज़ बिछा के भी क्रॉस करते हैं। कोई घास के जो बंडल है। बंडल वो करके भी क्रॉस करता है। कोई ऐसा बोलते हैं कि स्प्रे से भी, जो कि टूटने वाला, जैसे स्प्रे लगाते हैं वो बिल्कुल टूट जाता है। हाँ, इस हिसाब से भी वो क्या है क्रॉस करते हैं। बहुत सारी जगह पे जब बर्फ गिरती है तो काफी फेंस नीचे बर्फ में आ जाती है, तो उस समय और आसान हो जाता है। उस टाइम में कि जब बर्फ के टाइम में वो पूरा दब जाता है। और कहीं कहीं जगह में ऐसा होता है कि बिल्कुल लकड़ी के सहायता से भी बिल्कुल उठा के क्रश हो जाता है। हाँ, तो आप लोगों का काम काफी मुश्किल होता है बिल्कुल। जहाँ पे नदी आ रही है वहाँ पे भी फिर वो फेंस बह जाती है, बह जाता है सब, कहीं टूट जाता है। तो जिस ऑपरेशन में आपको अवार्ड मिला, उसके बारे में बात करने से पहले, आप तो ऐसे एम्बुशेस में कई बार जाते रहते होंगे पहले भी। जी सर। तो कितनी बार आप पहले भी एम्बुश जा चुके होंगे? शायद मे बी हर रात को जाते थे ऐसा, या 3-4 महीना हो गया था, या कितने टाइम के बाद ये सक्सेस मिला आपको? वहाँ पे हमारा रूटीन वही, एम्बुश या ड्यूटी पूरा वही है था। फेंस के आगे जाना, ड्यूटी लगा, हर दिन यही कर रहे हो? हर दिन, रोज का काम, डेली की। आपके जाने के कितने दिन के बाद सक्सेस मिला? ये तो काफ़ी बहुत महीनों के बाद ये सक्सेस मिला मुझे सब। ये लगभग 1 साल से क्रश हो गया था समय वहाँ पे। मतलब आप 1 साल से ज़्यादा हर दिन, सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी यूनिट कंपनी जाती है, एम्बुश लगाती है, वापस आती है, जाती है, एम्बुश लगाती है, वापस आ जाती है, कुछ नहीं मिलता किसी को। फिर एक दिन आपकी पेट्रोल जाती है और सक्सेसफुल होती है। मैं इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किल है, क्योंकि होता है ना कि जब कुछ नहीं हो रहा हर दिन, तो लोग का गार्ड डाउन हो जाता है, लोग सोचते हैं कि यार आज भी कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसे होता है कि रोज जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो लोग क्या होता है, ढीला पड़ जाता है। डेली बैठ रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इस वजह क्या होता है, लोग बिल्कुल ढीला हो जाता है। जब ढीला पड़ता है तभी मार खाता है। लेकिन उस दिन नहीं पता था उनको कि उस दिन तेज बहादुर गुरुंग बैठा हुआ है वहाँ पर। तो बताइए जरा साहब, आपका वाला इंसिडेंट कैसे हुआ था? आप गए और क्या हुआ इंसिडेंट? जब मैं पोस्ट से निकलने के बाद हमारा एक बड्डी पैर के साथ में निकला उस पोस्ट में, जो कि फेंस से आगे जाना पड़ता था। तो हम रात के जैसे 8 बजे से हम अपनी ड्यूटी पे बैठ गया, बिल्कुल अपने हाथ इक्विपमेंट ले गए, और करते करते ऐसे करीब 12:30 बजे के आसपास। अभी बड़ी पैर में आप लोग, एक आदमी सोता होगा, एक जागता होगा? हाँ, बिल्कुल साथ में सोता है, लेकिन 2 आदमी पूरा जगा नहीं सकते सब। हाँ, सुबह तक पूरा। और जबकि आप हर दिन कर रहे हैं? हर दिन सब।
हर दिन सब हर दिन कर रहे हैं और दिन में एडम ड्यूटी भी है। एडम जी एलसी पे बहुत मुश्किल है, मेरे को पता है, क्योंकि आपको राशन का भी इंश्योर करना है, बाकी एडम भी करना है, तो दिन में आप 4-5-6 घंटे ही सोते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में पूरा रेस्ट मिल रहा है। जी सर। मैं ये इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि अपने फौजी कितने मुश्किलात में काम करते हैं। जी सर। आसान नहीं है ये जी। Yeah. फिर तो मैं ड्यूटी में बैठ गया। तो ऐसे करते करते मेरा करीब 12:30 बजे के आसपास मेरे बाएं साइड से कुछ चलने की आवाज़ आ गया। तो मैंने आवाज़ को सुना, लेकिन आवाज़ का कुछ पता नहीं लगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। मैंने बिल्कुल दायां बायां देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस टाइम में मौसम बिल्कुल आपके पास नाइट साइट्स थी? हमारे उस टाइम में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था सर, क्योंकि हमारा एक छोटा टूल है, इतना हम कैरी नहीं जी जी, कर मैं पाते। समझ सकता हूँ हर बड़ी पेयर को नाइट साइट दे करके, और स्पेशली हम 2010 की बात कर रहे हैं। जी साहब, उस टाइम में इतना वो नहीं थे सब। तो मैं करते करते मेरे साइड से ऐसे अचानक आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने उसी टाइम में अपनी बड्डी को भी मतलब अलर्ट किया, मतलब सतर्क कर दिया, क्योंकि मैंने और दायां बायां देखा कुछ। अब मौसम बहुत आंधिर था, ख़राब मौसम था, और उस टाइम में मेरे पास एक मोटरोला सेट था जो कि कम्युनिकेशन के साधन। और उस मोटरोला सेट से मैंने दूसरे पोस्ट से कांटेक्ट किया कि इधर हमारे साइड में ऐसे ऐसे चलने की आवाज़ सुनाई दे रहा है, आपकी तरफ कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो उसने बोला हमारे तरफ कुछ आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, आप उधर ही क्लियर करो बोला। तो फिर मैंने क्या है मोटर सेट को ऑफ कर दिया, क्योंकि मोटर सेट क्या होता है कि अगर एक ही चैनल और एक ही फ्रीक्वेंसी में अगर होता है तो कहीं भी से कॉल किया तो सारे को सुनाई देता है। जी। ताकि मैंने अपने सरप्राइज को भी कायम रखने, तब मैंने फिर मोटरोला सेट को ऑफ कर दिया। ये आवाज़ जो आपने सुना कितने दूर पे सुना आपने? ये लगभग ये डिस्टेंस हमें बिल्कुल रात में पता नहीं चलता, पता हाँ। नहीं चला सर। बट वो लोग क्या नीचे की तरफ था? नीचे की तरफ बिल्कुल स्लोप में था। अच्छा, आप स्लोप पे यहाँ कहीं एम्बुश उसमें बैठे होंगे, वो लोग नीचे की तरफ नीचे की कहीं तरफ, जी साहब। आपने। और हमारा पोस्ट के आगे भी एक हमने जो कंडीशनर वायर खोल के रखा था, ताकि रात के समय कोई भी जंगली जानवर या कोई भी आतंकवादी डायरेक्ट पोस्ट में हिट ना कर सके, ताकि उनकी सेफ्टी लिए भी हमने क्या एक कंडीशनर वायर खोल के रखा था। तो करते करते बिल्कुल हमने दायां बायां देखा, कुछ दिखाई नहीं दिए। तो आवाज़ तो कंटिन्यूस कर रहा है, कंटिन्यूस आवाज़ बिल्कुल कंटिन्यूस कर रहा है। फिर भी हमने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। फिर मैंने बिल्कुल चुपचाप से सुनते रहा, आवाज़ कंटिन्यू है। तो फिर मैं पत्थरों के आड़ लेके मैं फिर धीरे धीरे रेंगते हुए थोड़ा आगे चला। फिर भी हमने कुछ नज़र नहीं आया, आवाज़ ऐसे कर रहा है। तो करते करते मैं भी बिल्कुल पत्थर के आड़ में जब पोजीशन लिया, उसी समय मेरा 15 लगभग करीब 15 मीटर के आगे 3 आतंकवादी दिखाई दिया। उसमें कैसे देखने में सहज हो गया, जब मैं नीचे और वो जो आतंकवादी था वो मेरा लेफ्ट मेरा पोस्ट के सामने से ऊपर की तरफ चले गया वो। हाँ, तो ऐसे करके? हाँ जी, वो ये साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ नीचे से हरकत ऐसे करते हुए और ऐसे ऊपर आए हाँ, होंगे। ऊपर चले गया। तभी मैं डाउन हो गया, टेररिस्ट क्या है जो आतंकवाद क्या है ऊपर हो, तभी उनको क्या स्काईलाइन में बन गया। ओ, स्काईलाइन में जो सिलहट होता है। हाँ जी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ड्यून के ऊपर जैसे खड़ा yeah. होता है तो बिल्कुल दिखाई देता। उस टाइम में मैंने अचानक 3 मिलिटेंट मतलब आतंकवादी दिखाई दिया, 2 आगे एक थोड़ा पीछे था। तो उसी टाइम में मैंने कितना आपसे डिस्टेंस? लगभग 15 मीटर था, जब 15 मीटर बिल्कुल नजीक में था। तो उसी टाइम में मैंने क्या कर दिया, मेरे पास एक जो हैंड ग्रेनेड भी था। मैंने क्या है कि अपने आप को सेफ्टी रखते हुए ग्रेनेड को पिन निकालते क्या ग्रेनेड थ्रोइंग कर दिया। थ्रोइंग करने के बाद फिर मैंने अपना पास जो पर्सनल AK-47 था उससे भी फायर किया। जैसे फायर किया, आपने ग्रेनेड फेंक दिया, फट गया ग्रेनेड? फट गया, ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड फटने के बाद फिर अपना जो पर्सनल हथियार जो AK-47 से भी फिर दोबारा मैंने उसी के ऊपर फायर किया। जैसे फायर किया तो अजीब सा आवाज़ आ गया। जैसे हम आवाज़ आ गया, फिर हमने एक और उसके ऊपर फिर ब्रश चलाई। तो उसी थोड़ा 1-2 मिनट के बाद फिर क्या है, जो बाकी जो पीछे कितना टेररिस्ट था, कितना आतंकवादी था हमने देखा नहीं, लेकिन हमारे ऊपर भी क्या है टेररिस्ट का आतंकवादी का फायर आ गया। ये नीचे से कि वहीं से? नीचे से अलग पार्टी था ये? अलग पार्टी से, वहाँ से भी मेरा ऊपर फायर गया। तभी हम क्या है अपने सेफ्टी लेना पड़ा, हमें पिन डाउन कर दिया। तो उसके साथ साथ दूसरे पोर्ट से भी 51 मोटर का जो कि इल की बम आ गया, इल्यूमिनेशन राउंड, जो कि रात के समय जो दिन के जैसे उजाला कर देता है थोड़े टाइम के लिए। हाँ जी। तो हमने क्या है उसी फायर को हमने क्या जवाबी कार्रवाई किया, फायर का जवाब फायर से दिया। तो कुछ समय बाद उधर से फायर आना बंद हो गया।
और आप और आपका बड़ी दोनों ये कर रहे थे? जी सर। अच्छा, केवल 2 लोग पूरा 2 लोग पूरा, हाँ जी। ये अभी 12:30 की ही आसपास की हाँ, बात है? 12:30 बजे के आसपास है सब। हाँ। करीब ये 12:30 बजे से हरकत हुए थे सब, ये तकरीबन उसी 1 बजे की उसमें है सब, ऐसे कंटेक्ट हुआ सब। ओके। और ये जो नीचे वाली पार्टी थी जिसने आपके ऊपर फायर किया था वो भी निकल गए होंगे फिर? वो भी फायर करते ही हमारे ऊपर ब्रश फायर करते ही वो भी वहाँ से गायब निकल हो गया। गए। कुछ देर के बाद बिल्कुल मतलब फायर आना बंद हो गया। फिर इसके बाद? इसके बाद हमने क्या है, उसके ऊपर भी हमने लगातार फायर करते रहा, मतलब जहाँ पे जो हमने जो गिरा नज़र आ गया था उसके ऊपर लगातार फायर। ऐसे सुनने में ऐसा आता है कि जब जिंदा टेररिस्ट या आतंकवादी होता है, उन लोग क्या है इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ ना कर सकें, और जो अपना जो गिरा है उसको ताकि लेकर के ना निकल जाए, बचा के। जी साहब, उसके ना के बांध के ना ले जाए। या इस तरफ से हमने क्या है उसको क्या है कांटेक्ट कर मतलब अपनी फायर को क्या जारी रखा। ओके। और फिर उजाला होने तक तो बहुत टाइम है अभी तो। लेकिन उस टाइम में कंपनी हेडक्वार्टर भी अब कंपनी कमांडर अपने क्यूआईटी के साथ उधर पहुंच गया, लेकिन हमारे जगह में पहुंच नहीं पाया क्योंकि सारे फैंस की तरफ ही मतलब आड़ लेके मतलब उधर बैठ गए। हाँ, क्योंकि अभी रात में ठीक भी नहीं है ऐसे। रात में किसी का लोकेशन पता नहीं होता ना साहब कि कौन कहाँ है। अभी वो आपने जैसे बताया कि पीछे वो लोग भाग गए, तो सबको ये रहता है कि अब ये पार्टी तो आएगी, मूव कर रही है, और वो कहीं शेल्टर मतलब पूरा एक अच्छे से कवर लेके बैठे हुए हैं, तो कैजुअलिटी होने के बहुत चांस हो जाते हैं। तो सर्च कब करी आपने फिर? सब जैसे कि हमें जैसे सुबह फर्स्ट लाइट के बाद जब बटालियन हेडक्वार्टर से भी टॉयसी साहब का एक क्यूआईटी के साथ सारी टोली वहाँ पे इकट्ठा हुआ। उसके बाद हमने सबसे पहले वहाँ पे कैसो लगाया, कोडान सर्च लगाया। उसके बाद हमने पूरा इलाका सर्च करने के बाद उसमें कोई खबर नहीं मिला। उसके बाद हमने क्या है डेड बॉडी को मतलब उसको क्या सर्च किया। उस सर्च के दौरान हमें कुछ युद्ध सामग्री जैसे कि AK-47 राइफल, मैगजीन और यूबीजीएल का ग्रेनेड। बंदे कितने मिले साहब? उस टाइम में बंदे हमें 2 ही मिला। ओके। 2 आतंकवादी। आपने रात के अंधेरे में 2 बिना लाइट लोग से के 2 गिरा दिए, वही बहुत है। अमेजिंग। क्योंकि तो केवल 2 लोगों ने? हाँ, और 2 लोगों ने। अभी उसके सर्च के दौरान हमें 2 AK-47 मिला सब उसमें, और AK-47 मैगजीन 7, उस पर 205 राउंड थे सब। उसके साथ यूबीजीएल के 8 ग्रेनेड, एक हैंड ग्रेनेड, GPS और ऐसे और जैसे कि टॉफ़ी, पोच, ये दाव सब कुछ हमें बरामद हुए सब। बहुत बढ़िया साहब। बहुत बढ़िया साहब, हमें बहुत खुशी है। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये जो जोश है आप लोग का साहब, इसीलिए पूरा ये देश सेफ है। जी साहब। बिल्कुल, हम मानते हैं। फिर बॉडीज़ को लेकर के आना भी पोस्ट तक महाभारत हुआ होगा, क्योंकि वहाँ तो माइंस भी बिछी होती हैं। बहुत दिक्कत हुई साहब। उसके बाद हमारा सीओ साहब 15 RR का कमांडिंग ऑफिसर साहब वो भी तत्काल वहाँ पे जो घटना स्थल में पहुँच गया, और साहब ने भी हमारा हौसला और जो साहस को देखते हैं शाबाशी दी। और उसके 2 दिन के बाद फिर मतलब 2 सीटेड ब्रिगेड कमांडर भी वहाँ पे लोकेशन में पहुँचा। और उन्होंने भी बोला कि इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि 2 बंदे इतना बड़ी लेकिन थोड़ा मुश्किल है, और वो भी वो ऊपर थे और आपने ग्रेनेड फेंका। वो जो हमारे ग्रेनेड है कभी अगर नहीं फटता है, लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है, तो मैं तो सबसे पहले यही सोच रहा था कि फट गया। हाँ, कि एक तो फट गया। नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया साहब। जो कमांडर ने बोला था कि ये रिस्क लेना बहुत ही रिस्क की बात था, ये डीप लेवल की ऑपरेशन है। बट वो कहते ना साहब कि अगर कोई कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, या वो झूठ कहता है या फिर वो गोरखा है। नहीं साहब, बहुत बढ़िया साहब। ये कुछ आपके गोरखा कल्चर के बारे में बताइए। वैसे तो हम नेपाल भी अभी घूम करके आए हैं। आप सामने मिलिटेंट दिखता है तो आप अपने राइफल से मारना चाहेंगे या आप अपने खुगरी निकाल के मारना चाहेंगे? जी साहब, हमें जब हमें मौका मिलता है, हम जब अपने मौका को देखते हैं हम कार्रवाई करते हैं। वो मिलिटेंट अगर हमारे बिल्कुल न दिखे, हम उसके राइफल को प्रयोग नहीं करते हैं। हम अपने जातीय हथियार जो हमारे पास जो खुखरी होता है उसी का प्रयोग करते हैं, ताकि उससे भी सरप्राइज लॉस होने की कोई संभावना नहीं होता है। अगर हमने राइफल फायर खोल दिया तो बिल्कुल सरप्राइज लॉस होता है, लेकिन खुखरी क्या है बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल साइलेंस से क्या है उसको हम बर्बाद कर सकते हैं। अगर ये है हमारा जातीय हथियार खुखरी,
ये खुखरी हमारा एक गोरहों का संस्कार और प्रतीक का चिन्ह है। पुरहों ने इसी खुखरी से लड़ाई लड़ी, अभी भी इस खुखरी का उतना ही वैल्यू मतलब महत्व है। जी जी। तो आप सब नेपाल में जो बच्चे हैं, या मैं कहूँगा कि गोरखा सिपाही या एक नॉर्मल गोरखा के घर पे जो बच्चा पैदा होता है, तो आप उसे खुखरी कब से शुरू करते हो सिखाना? अभी भी वो कल्चर है? अब जी साहब, अभी भी हमारा हर घर में एक खुखरी तो होती है। एक खुखरी क्या है, कई खुखरी होता है। हमें उसी खुखरी से अपना दिनचर्या के काम भी निकलते हैं। उसी खुखरी जब हम जरूरत पड़े सारे कुछ उसी खुखरी से करते हैं। और सब गोरखा कल्चर में आप लोग का म्यूजिक के साथ भी बड़ा प्रेम है। हाँ, सभी यूनिटों में सबसे अच्छे हाँ। जज बैंड गोरखा उसमें होते हैं। और असम रेजिमेंट ऑफ कोर्स। हाँ। जो कि हमारा गोरखा कल्चर में एक जो प्रख्यात जो है, जो बोलते हैं हम मादल, वो जब कोई भी कल्चर या कोई भी फंक्शन होता है उसके बहुत अहम है, जो कि उसी मादल से हम अपना कई प्रोग्राम है उसी से निकालते हैं, ताकि उसी मादल के म्यूजिक में हम अपना मनोरंजन और अपना इंजॉय करते हैं। वेरी नाइस। एंड साहब, आपकी यूनिट के ही एक साहब हैं, कर्नल राजीव भारवान साहब। जी सर। तो हमारा उनके साथ बड़ा ही अच्छा संबंध है। इनफैक्ट मऊ में जब वो पोस्टेड थे मैं भी वहीं था, तो मेरे तो सामने रहते थे साहब। जी सर। एंड काफ़ी बार मिलना जुलना रहता है। तो जब हमने बताया कि साहब आ रहे हैं हमारे पास पॉडकास्ट में, तो साहब ने आपके बारे में बड़ी तारीफ़ें करी। जी सर। आपकी यूनिट में आप मिले होंगे पक्का आप? बिल्कुल साहब, मैं कर्नल राजीव भारवान साहब को अच्छे से जानता हूँ, ताकि साहब हमारे यूनिट का है और साहब के साथ साथ हमने सर्विस भी किया है। और भारवान साहब हमारा कंपनी कमांडर भी रह चुका, मतलब कमांडर किया है। साहब थैंक यू सो मच। Thank you, साहब। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। एंड हम आपके थ्रू पूरे गोरखा रेजिमेंट को सैल्यूट करना चाहेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, एंड हमारी तरफ से नहीं, पूरे देशवासियों की तरफ से थैंक यू साहब। ठीक है साहब। जय हिंद साहब। जैन साहब। थैंक यू साहब। जैन साहब। जैन साहब।